हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करेंगे क्लास 5th न्यू एनसीईआरटी और वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 1 वाटर द असेंस ऑफ लाइफ। असेंस का मतलब होता है आधार, किसी चीज़ का हमारे लिए ज़रूरी होना और बहुत ज़रूरी होना। तो पानी हमारे जीवन का आधार है। कैसे है? क्योंकि हमें पीने के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। ना केवल हम, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे, हर जो लिविंग थिंग है उसको पानी चाहिए ही चाहिए। इतना ज़रूरी है पानी हमारे लिए कि उसके बिना तो हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में लगभग 70% पानी है और हमारी धरती पर भी लगभग 70% पानी है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और भी बहुत कुछ जानेंगे हम पानी के बारे में इस चैप्टर में। चैप्टर शुरू होता है बारिश से। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। आफरीन रश्ड टू द विंडो वेयर ज्योति वॉज ऑलरेडी वॉचिंग टाइनी रेन ड्रॉप्स स्लाइड डाउन द ग्लास। आफरीन, एक लड़की, वो भागी भागी आती है विंडो की तरफ, जहाँ पर ज्योति, जो कि उसकी फ्रेंड है, वो पहले से ही बैठी होती है और छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स को देख रही है जो कि विंडो के ऊपर फिसल रही थी। क्योंकि बारिश आ रही थी, बारिश का जो पानी है, बूंदें हैं, वो विंडो पर गिर रही थी, तो विंडो से वो स्लाइड हो रही थी। तो ज्योति उनको देख रही थी और वहाँ पे आफरीन भागी आती है। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम? तुमको क्या लगता है ये सारा जो पानी है ये कहाँ से आता है? एंड वेयर डज इट गो? और ये चला कहाँ जाता है? आस्क्ड आफरीन, आफरीन पूछती है। कम, आओ, लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। चलो पानी की जर्नी को फॉलो करते हैं, पता करते हैं कि ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन अर्थ। पहले ये तो जान लें कि धरती पर कितना पानी है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। यद्यपि हमारी धरती जो है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो हिस्सा है वो पानी से ही घिरा हुआ है। द मेजोरिटी ऑफ इट इज़ सॉल्टी, लेकिन जो अधिकतर पानी है इसके ऊपर वो सॉल्टी है, नमकीन है। लिविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। तो अधिकतर पानी सॉल्टी है, तो जो बचता है वो फ्रेश वाटर है और वो बहुत कम बचता है। और लिविंग बीइंग्स, सभी सजीव वस्तुएं जैसे कि पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीज़ें हैं, जैसे कि इंसान हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट, वो सभी फ्रेश वाटर पर ही डिपेंड हैं जिंदा रहने के लिए। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए। इट इज़ असेंशियल, ये ज़रूरी है। फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हम फसलें उगाते हैं उनके लिए। एंड कैरिंग आउट अ डेली एक्टिविटीज़, और हमारे जो दिनचर्या की एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधि होती हैं, उनके लिए। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। बहुत सारे पौधे और एनिमल्स वो कहाँ होते हैं? फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। पानी के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है। नाउ इमेजिन इफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ वर इन दिस ग्लास, देन द फ्रेश वाटर वुड ओनली बी एज मच एज इन अ टी स्पून। ये देखिए, ये बता रहा है कि अगर हमारी धरती पर टोटल पानी इतना हो कि उसको हम एक 200 मिलीलीटर के ग्लास में रखें, तो इतना पानी तो सॉल्टी है, जो कि बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते, यूजेबल ही नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है। अगर इसकी कंपैरिजन में देखें तो जो एक टेबल स्पून है, छोटी चम्मच, यानी कि 5 ml, उतना ही पानी पीने लायक है, उतना ही पानी यूज़ करने लायक है, फ्रेश वाटर है। कहने का मतलब इस पानी की कंपैरिजन में हमारे पास इतना पानी ही है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब है डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियंस? आपको क्या लगता है, क्या हम ओशियंस के अंदर जो पानी है उसको ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और उसको हम नहीं पी सकते क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए बनी ही नहीं है। अगर हम उसको पिएंगे तो हमें सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी और वो जो सॉल्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे, no, we can't drink the water present in the oceans because it contains a huge amount of salt in it. It will make us dehydrated and cause serious health issues. Then, what can ocean water be used for? अब उसको हम पी नहीं सकते हैं तो उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? इतने सारे पानी को किसी चीज़ के लिए तो वो बना ही होगा, क्योंकि नेचर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो इतने सारे पानी का क्या यूज़ है, कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं?
तो ओशियन का जो पानी होता है वो बहुत बड़ा सोर्स होता है सॉल्ट का। जो नमक हम खाते हैं वो नमक वहीं से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। साथ ही ओशियन से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, सी फूड मिलते हैं। साथ ही उसमें फ़िश फार्मिंग की जाती है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, पाली जाती हैं और एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि जो उसमें वेव्स आती हैं, टाइडल एनर्जी जो होती है, उसके कारण वहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है। तो बहुत सारे उसके यूजेस होते हैं। आंसर लिखेंगे, ओशन वाटर इज अ सोर्स ऑफ सॉल्ट, मिनरल्स एंड सी फूड। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिश फार्मिंग एंड टू प्रोवाइड एनर्जी। इन सब चीज़ों में हम उसको यूज़ करते हैं। अब बात आ रही है नमक की, तो नमक के ऊपर ही यहाँ पे एक आपको जीके दी हुई है। तो द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैटलैंड्स वेयर सी वाटर इज ड्राइड टू कलेक्ट सॉल्ट। तो गुजरात में सॉल्ट पैन्स हैं। सॉल्ट पैन्स मतलब ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे नमक निकाला जाता है, उनको एक प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। तो गुजरात का जो एरिया है जहाँ पे ये काम किया जाता है वो बहुत बड़ा एरिया है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। इंडिया के सबसे बड़े साल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज में से एक है। आपने दांडी यात्रा के बारे में सुना होगा। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी और ये की क्यों थी? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियन लोगों पे नमक पर भी टैक्स लगा दिया था और उसी टैक्स को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने मार्च किया था, लोगों को इकट्ठा किया था और दांडी में जाकर, दांडी एक जगह है वहाँ पर जाकर खुद से नमक निकाला था। यानी कि लोगों को एक साथ करके एक प्रोसेस से नमक निकाला था, क्योंकि वो हमारी खुद की कंट्री में ही प्रोड्यूस होता है तो उस पर हम टैक्स क्यों दें, इसको लेकर गांधी जी ने मार्च किया था। तो जो दांडी जगह है वो भी गुजरात में ही है और यहाँ उसी की बात की गई है कि गुजरात की जो एरियाज जहाँ पे नमक निकाला जाता है वो पूरी इंडिया के ही सबसे बड़े सॉल्ट पैन्स हैं। इसी पेज पे आपको एक जीके और मिलेगी ऊपर। जोहर्ट्स इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल स्मॉल अर्थन डैम्स बिल्ट टू कलेक्ट रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। राजस्थान में जोहड़ बोला जाता है उसको। छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं और वो बनाए जाते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, ताकि उसमें जो पानी हो वो यूज़ किया जा सके बाद में और उससे अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता रहे, क्योंकि उसमें जो मिट्टी होती है उसके थ्रू वो पानी अंदर सोख होता रहता है और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 1, वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर। हमें फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेजेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। आपको पहचानना है कि हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। नीचे जो पिक्चर दी गई है वहाँ से आपको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहली पिक्चर देखिए, ये है पॉन्ड। तो पॉन्ड जो है वो भी फ्रेश वाटर का ही एग्जाम्पल है। उसमें साफ पानी रहता है जो रिवर वगैरह से कलेक्ट किया जाता है। ये है ओशियन। तो ओशियन फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल नहीं है, ओशियन में बहुत सॉल्टी वाटर रहता है। ये क्या है? ये है ग्लेशियर। इसको ग्लेशियर बोला जाता है। ये माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो गिरती है, बर्फ़ गिरती है, उससे छोटे छोटे माउंटेन्स के जैसे ही बन जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं, पहाड़ियाँ सी बन जाती हैं, उसको बोला जाता है ग्लेशियर। तो इनमें एकदम फ्रेश वाटर होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये माउंटेन के नीचे है, तो माउंटेन के नीचे लेक्स होती हैं, ठीक है। तो ये लेक है और लेक में भी फ्रेश वाटर पाया जाता है। ये क्या है? यहाँ देखिए, ये ग्राउंड है, ये नीचे यहाँ पे कुछ स्टोन्स वगैरह हैं, यानी कि मिट्टी की कोई लेयर है, उसके बीच में पानी है। तो ये अंडरग्राउंड वाटर है। क्या बोलेंगे इसको? अंडरग्राउंड वाटर। और इसमें भी फ्रेश वाटर पाया जाता है। फिर है रिवर। रिवर को तो आप सभी पहचानते ही होंगे। तो ये है रिवर, रिवर में भी फ्रेश वाटर होता है। ये है वेल। वेल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, निकालते हैं हम, तो ये भी फ्रेश वाटर हमें देता है। ये है रेन, और रेन से भी हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो इनमें से सिर्फ ओशियन में फ्रेश वाटर नहीं है, बाकी सभी सोर्सेज से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। ज्योति वॉज क्यूरियस। ज्योति बहुत ही क्यूरियस थी। इज देयर वाटर इन द एयर टू। क्या हवा में भी पानी होता है? एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर। और क्या बर्फ़ भी पानी की ही फॉर्म होती है? तो हमने पढ़ा ही है वाटर की फॉर्म्स के बारे में। इसका मतलब क्या है? वाटर की फॉर्म्स का मतलब है पानी अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। जब उसको हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, गर्म करते हैं तो स्टीम बन जाता है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। लेकिन वो है तो वाटर ही, बस उसकी फॉर्म हमने चेंज कर दी। तो वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस या फिर वेपर। वी ऑलरेडी नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। लिक्विड होती है रेन में, सॉलिड होती है आइस में, एंड वेपर होती है स्टीम यानी कि भाप में। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी। इसको एक सिंपल एक्टिविटी से और अच्छे से समझते हैं। एक्टिविटी नंबर 2,
टेक अ स्टील ग्लास, हमें एक स्टील का ग्लास लेना है। पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, इसमें आइस क्यूब्स डालनी है। ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास, जो ग्लास के बाहर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती हैं, बन जाती हैं, उनको ऑब्जर्व करना है। अब हमें बताना है वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, ये छोटी छोटी पानी की बूंदें ये आती कहाँ से हैं। तो ये जो पानी की बूंदें होती हैं ये आसपास की एयर से आती हैं। क्यों आती हैं, कैसे आती हैं? जब हम किसी भी ठंडे बर्तन को या किसी बर्तन में कुछ ठंडा रखते हैं तो उसकी बाहर की जो सरफेस है वो भी ठंडी हो जाती है, तो वहाँ की जो एयर होती है उसमें ऑलरेडी छोटी छोटी पानी की बूंदें प्रेजेंट होती हैं, और वो उसकी जब कांटेक्ट में आती हैं, उस बर्तन की, ठंडे बर्तन के कांटेक्ट में आती हैं, तो वो बूंदें वहाँ पर इकट्ठी होकर हमें दिखने लग जाती हैं। तो आंसर होगा these droplets come from the air. Water vapors in the surrounding air condenses into liquid water when it comes into contact with cold surface of the glass. तो जो कोल्ड सरफेस होती है ग्लास की, उसके कांटेक्ट में जैसे ही वो एयर आती है जो आसपास प्रेजेंट रहती है तो वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस यानी कि जो बूंदें होती हैं छोटी छोटी होती हैं, तो वो आपस में और जुड़ जाती हैं और थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और हमें दिखने लग जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है What happens to the ice cubes after they are left in the glass for some time? जो आइस क्यूब्स उसमें अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा? तो अगर छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। If ice cubes are left in the glass for some time, it will start melting and convert into water. तो वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और पानी बन जाएगी। अगेन इफ़ वी हीट वाटर, अगर हम पानी को गर्म करेंगे, व्हाट विल हैपन टू इट, उसका क्या होगा? तो गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, और कुछ टाइम के बाद अगर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे तो सारा ही पानी वेपर में चेंज हो जाएगा और जो पैन है वो एकदम खाली हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे इफ़ वी हीट द वाटर, वाटर विल इवेपोरेट एंड ड्राइड आउट फ्रॉम द पैन। सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा और पैन जो है वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। नाउ इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी, जो भी हमने एक्टिविटी ऊपर की उसमें हमने कौन कौन सी फॉर्म्स देखी वाटर की? तो तीनों ही फॉर्म्स हमने देखी, लिक्विड फॉर्म देखी, सॉलिड देखी आइस की फॉर्म में, ठीक है, और वेपर की फॉर्म में हमने देखी जब वो स्टीम बन गई। तो हमने तीनों ही फॉर्म्स को इस एक्टिविटी में जाना। अब देखिए ऑब्जर्विंग चेंजेस, चेंजेस क्या क्या हमने ऑब्जर्व किए ये हम लिखेंगे। आइस मेल्टिंग होगी तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? आइस मेल्टिंग में जो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म है वो किस में चेंज हो रही है? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही है, ये हमने ऑब्जर्व किया। वाटर को बॉयल करेंगे तो वाटर क्या था? लिक्विड था। बॉयल किया तो क्या बन गया? गैस, यानी कि स्टीम, वेपर, तो ये हमने ऑब्जर्व किया। वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days, 3 दिन तक हम अगर पानी को सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा? वो जो पानी है वो लिक्विड था तो वो भी किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। Through these experiments, we found out that water can change into ice and steam and it also return to its liquid form. तो इन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या जाना कि पानी अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। वो अपनी स्टेट को लिक्विड से सॉलिड में, यानी कि पानी से वो बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ से फिर पानी बन सकता है, पानी से वेपर्स भी बन सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक्सपेरिमेंट्स तो हमने खुद किए थे, लेकिन नेचर में ये अपने आप होता है, अपने आप ही पानी अपनी स्टेट्स को, अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रोसेस हैपन होता है जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। और ये वाटर साइकिल ही सबसे बड़ा रीज़न है हमारी धरती पर पानी के बैलेंस्ड रहने का। अगर ये नहीं होगा तो ना बारिश होगी, ना हमें पानी मिलेगा, ना ही कोई भी जो प्लांट है वो उग पाएंगे, वेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जो वाटर साइकिल है उसी प्रोसेस से पानी अपनी फॉर्म्स चेंज करता है और धरती पर एक प्रॉपर सिस्टम को बनाए रखता है। कैसे होता है ये सब, चलिए समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर में, चलिए ये जानते हैं। इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करेंगे? एक ट्रांसपेरेंट बैग ले लेंगे जिसके ऊपर ऐसे सील होगी, एक ऐसा बैग हम ले लेंगे, ठीक है। यूज अ मार्कर टू ड्रॉ द सन, क्लाउड्स, ट्रीज एंड एरोज ऑन इट एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसे दिखाया हुआ है एक सन बना देंगे, क्लाउड्स बना देंगे, एरोज बना देंगे, ठीक है। देन फिल 1/3 ऑफ इट विद कलर्ड वाटर। 1/3 यानी कि अगर इसके हम 3 हिस्से करें तो तीसरे हिस्से में हम उसमें पानी भर देंगे और कलर्ड भर देंगे ताकि हमें पता रहे कि क्या प्रोसेस हुआ है। तो कलर्ड से हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो जनरली हम पानी के लिए ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, तो आप कोई ब्लू पेंट या कोई फूड डाई यूज़ कर सकते हैं।
फिर सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक, आपको सील कर देना है, एकदम उसको बंद कर देना है ताकि बाहर से उसमें कोई हवा एंटर ना कर पाए। देन प्लेस इट इन द सनलाइट, अब उसको आपको धूप में रख देना है। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग, आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि जब आप इसको धूप में रखेंगे तो आपको क्या क्या चेंजेस इसमें मिलेंगे। देखिए सबसे पहली बात, इसको जब हम धूप में रखेंगे तो इसमें जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। जैसे ही ये पानी गर्म होगा तो गर्म होके ये पानी अपने आप ऊपर जाएगा। अब ये बहकर तो जा नहीं सकता, क्योंकि पानी की डायरेक्शन क्या होती है जब वो बहता है, ऊपर से नीचे, यानी कि अप टू डाउन, वो ऊपर से हमेशा नीचे ही आता है ग्रेविटी की वजह से, कभी नीचे से ऊपर डायरेक्ट नहीं जा सकता। उसको ऊपर जाने के लिए क्या होगी, अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, और स्टेट चेंज करने के लिए उसको गर्म होना पड़ेगा। तो सनलाइट में हमने पानी को रखा, वो हीट हुआ, ऊपर चला गया, छोटी छोटी बूंदें बन गई, वेपर्स बन गई और ऊपर चला गया। तो कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ ऊपर के एरिया में वो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। ये आप खुद ऑब्जर्व करेंगे जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वाटर साइकिल में। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। वाटर साइकिल के 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है इवेपोरेशन, यानी कि जब पानी गर्म होकर हीट उसको मिलती है तो वो छोटी छोटी वेपर्स में चेंज होकर ऊपर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो इससे हमने ये चेंज देखा। अब यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया। देखिए पहले इसने दिया है वाटर हीट्स अप, अब पानी को उसको हमने धूप में रखा तो वो गर्म हो गया। अब आपको हैरानी किस बात पे हुई कि ये गर्म कैसे हो गया, सनलाइट में रखा था इसलिए हो गया। तो ये रीज़न हमें बता रखा है। ऐसे ही हमने 2 रीज़न और बताने हैं। दूसरा क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड इनसाइड द कवर, जैसा कि मैंने बताया जो कवर था उसके ऊपर छोटी छोटी सी वेपर्स, छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। तो मुझे हैरानी किस बात पे होगी कि ये ड्रॉपलेट्स कैसे बनी, हाउ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म, और ये कैसे बनी, जब पानी वेपोराइज्ड हुआ, जब पानी का क्या स्टेट चेंज हुआ, जब वो लिक्विड से हीट होकर वेपर में चेंज हो गया। और इस प्रोसेस को बेटा बोला जाता है वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। ठीक है, यानी कि लिक्विड से स्टीम में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है पानी। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। फिर दूसरा क्या करेंगे हम, अब उसको हम वापस से रख देंगे छाँव में, सनलाइट से हटा देंगे। तो छाँव में रख देंगे ना, तो वो वापस से ड्रॉपलेट्स जो ऊपर चली गई थी, फॉर्म हो गई थी, वो धीरे धीरे स्लाइड डाउन करेंगी और वापस से उसी पानी में मिक्स हो जाएंगी। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है, इसमें 2 प्रोसेस आते हैं जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स स्लाइड डाउन, वो नीचे आ रही हैं। और मुझे इस बात पे हैरानी हुई कि वो नीचे क्यों आ रही हैं। तो वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि वो कूल डाउन हो गई हैं, वो ठंडी हो गई हैं, इसलिए वो नीचे आ रही हैं। अब इस प्रोसेस को हम अगले पेज पर डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे ही पानी गर्म होकर ओशियन या रिवर्स का जो पानी होता है वो गर्म होकर ऊपर जाता है, वेपर बनाता है, तो वो छोटे छोटे क्लाउड्स बना लेता है। क्लाउड्स में क्या, वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। जब वहाँ पे उनको और ठंडक मिलती है, जब वो ठंडी हो जाती हैं, ऊपर जाके वो क्या होती है, कूल डाउन हो जाती हैं, तो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ती हैं और थोड़ी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बनाती हैं। उन बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स की वजह से क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, भारी होते ही वो बारिश कर देते हैं, और जैसे ही बारिश होती है वो पानी फिर से नीचे आ जाता है, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। चलो अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी, द सन्स हीट कॉज द वाटर टू टर्न इनटू वाटर वेपर। देखो सारा प्रोसेस क्यों हुआ, सन की वजह से हुआ। सन नहीं होता तो पानी की जो लेयर है ऊपर वाली वो गर्म नहीं होती, गर्म नहीं होती तो वो ऊपर कैसे जाता। तो सन की वजह से जो पानी है जो लिक्विड फॉर्म में था वो किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में। When the water vapor cools, it forms small droplets inside the bag. जब वो छोटी छोटी वाटर वेपर्स ठंडी हो गई तो उन आपस में जुड़ के उन्होंने क्या बना ली, ड्रॉपलेट्स बना ली। ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, थोड़ी बड़ी होंगी, वो हमें दिखाई देंगी, विजिबल होंगी। इवेंचुअली दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन, और अपने आप वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, नीचे गिरने लग जाएंगी। जब वो भारी हो जाएंगी अपने आप स्लाइड डाउन करेंगी। ऐसे ही नेचर में होता है। सिमिलरली इन नेचर heat causes water from different sources like oceans and rivers to become water vapor. जो सनलाइट होती है उसकी वजह से ओशियंस का और रिवर्स का पानी हीट होता है और वाटर वेपर बन जाता है।
वाटर वेपर फॉर्म्स द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स ऊपर ऐसे बना लेता है, विच कम डाउन एज रेन, और फिर वो नीचे जब वो भारी हो जाते हैं तो वो बारिश कर देते हैं, तो वो रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं, स्नो बर्फ़ की फॉर्म में, एंड हेल जिसको हम ओले बोलते हैं जो कि थोड़ी मोटी बर्फ़ होती है उसकी फॉर्म में नीचे आते हैं। दिस वाटर गोज़ बैक इन टू रिवर्स, अब वो जो रेन है वो तो ग्राउंड पे या कहीं भी गिरती है तो वो तो बह जाती है, जो स्नो और हेल होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं सनलाइट से अगेन, और फिर से वापस से वो रिवर्स में मिक्स हो जाते हैं, लेक्स में और ओशियंस में। तो जितना पानी ऊपर जाता है घूम फिर के वो वापस नीचे आ जाता है, और ये प्रोसेस चलती ही रहती है, नॉन स्टॉप चलती रहती है, भले ही हम इसको ऑब्जर्व करें ना करें ये चलता ही रहता है, इसीलिए इसको साइकिल बोला गया है। साइकिल का मतलब होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट मूवमेंट होती है, तो इसको हम बोलेंगे वाटर साइकिल। दिस कांस्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यहाँ पे पिक्चर में भी देखिए, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, एक बार पिक्चर से भी देखते हैं। ये जो एरो हैं इनसे उस साइकिल को समझाया गया है कि एक प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये होता क्यों है, सबसे पहले सन से हम शुरू करेंगे कि सनलाइट की वजह से जो रिवर्स में और ओशियंस में जो पानी होता है वो हीटअप होता है, वेपर्स बनाता है, क्लाउड्स बनाता है, फिर जब वो क्लाउड्स में जो ड्रॉपलेट्स बनती हैं वो आपस में इकट्ठी होती हैं और कंडेंसेशन वहाँ पे होता है और मोटी मोटी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। जब वो भारी हो जाती हैं तो वो ड्रॉपलेट्स वापस से नीचे गिरने लग जाती हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और इसको कहते हैं वाटर साइकिल। इसको आप अच्छे से याद करें। अब है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, धरती के जो अंदर नीचे जो पानी है, अंडरग्राउंड भी इसको हम कहते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। अब जो रिवर रेन का जो पानी है वो नीचे आ गया मान लो, अब उसके साथ क्या होगा ये जानेंगे हम एक्टिविटी से। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, फिल हाफ ऑफ इट विद सॉइल, इसको मिट्टी से भरेंगे आधा ग्लास। स्लोली पोर वाटर इनटू द सॉइल यूजिंग अ स्पून, एक चम्मच से इसमें हम पानी डालते रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ है। क्या होगा, जब हम पानी इसमें डालते जाएंगे तो जो मिट्टी है वो उस पानी को सोखती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी ऊपर से आता रहेगा कि मिट्टी ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे रह जाएगा, यानी कि पानी नीचे जमा हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है जब बारिश होती है, तो जो पानी मिट्टी में जाता है उसके साथ। चलिए रीड करते हैं और समझते हैं। When it rains, जब बारिश होती है, some water is soaked up by the soil, कुछ पानी तो रिवर्स में चला जाता है, कुछ पानी को मिट्टी सोख लेती है। This water sinks through the layers of soil and rocks, जो मिट्टी की लेयर्स होती हैं, रॉक्स की जो लेयर्स होती हैं, वो पानी उन लेयर्स में से ऐसे सिंक होता चला जाता है। द वाटर दैट गेट्स स्टोर डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और बिल्कुल नीचे की तरफ अंडरग्राउंड में जाके वो पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो उसको हम निकालते कैसे हैं, हम कुएं खोदते हैं, बोरवेल्स खोदते हैं, ट्यूबवेल्स खोलते हैं, हैंडपम्प्स खोदते हैं टू ड्रॉ दिस वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर आवर यूज़। तो हमें ये खोदने ही पड़ेंगे क्योंकि पानी इतना नीचे होता है कि उसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें खोदना ही पड़ेगा उसको। हालांकि आजकल ये काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, और इसका रीज़न क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का बनना, केमिकल्स इतने हम मिट्टी में छोड़ रहे हैं, पॉल्यूशन इतना हो गया है। दूसरा, रेन काफ़ी कम हो गई है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है, बारिश काफ़ी कम होती है, तो बारिश ही उसको रिचार्ज करती है, अब वो नहीं होगी तो वो रिचार्ज कैसे होगा। तो ऐसा है कि वो जो पानी है वो काफ़ी अंदर सिंक होता चला जाता है, उसका लेवल काफ़ी नीचे तक चला जाता है। एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, देखो, टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन अंडरग्राउंड रिचार्ज। अब अंडरग्राउंड जो पानी है उसको रिचार्ज भी होना पड़ेगा, जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ताकि उसको हम फर्दर यूज़ कर सकें, ऐसे ही धरती भी अपने आप को रिचार्ज करती है पानी से ताकि उस पानी को यूज़ कर सके, हम भी यूज़ कर सकें, जो प्लांट्स एनिमल्स हैं वो यूज़ कर सकें। अब प्लांट्स ट्रीज़ कैसे करेंगे, उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप रूटेड होती हैं, तो वो जो अंदर का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो अपनी रूट्स से उस पानी को खींचते हैं और ग्रो करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी पिक्चर आपको ये बताती है अंडरग्राउंड रिचार्ज को। देखो, कंक्रीट रोड है, एक पक्का रोड है, तो क्या उसमें से जो रेन वाटर होगा वो पेनिट्रेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो इसमें तो रिचार्ज होने की संभावना काफ़ी कम है। ये देखो ग्रीन लॉन, ये ग्रीन लॉन है, एक बगीचा है जिसमें घास है, घास के नीचे मिट्टी है, तो ये तो कच्चा होगा, तो इसमें से पानी आराम से नीचे जाएगा, तो ये रिचार्ज कर देगा। पेव्ड एरिया, पेव्ड यानी कि ऐसे ही पत्थरों से बना हुआ हार्ड सरफेस का एरिया, तो क्या वहाँ से पानी जा पाएगा?
नहीं जा पाएगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी सॉइल में जाने की, तो यहाँ पे भी रिचार्ज होने की संभावना नहीं होगी। In cities with many cemented surfaces, rainwater cannot go into the ground easily, which stops underground water from getting recharged. Cities में जो जगह होती हैं वो सीमेंटेड होती हैं, रोड्स होती हैं, फ्लोर्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पानी जा ही नहीं पाता अंदर, ग्राउंड पे ही रहता है, वहीं पे इकट्ठा होता है और वहीं पे जमा हो जाता है, बल्कि उसको जाना चाहिए मिट्टी की में, मिट्टी उनको मिल ही नहीं पाती, तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। क्या आपको पता है ओपन अनकवर्ड एरियाज अलाउ वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। जो अनकवर्ड एरियाज होते हैं, ओपन एरिया होते हैं, जहाँ सिर्फ घास होती है, मिट्टी होती है, उसी एरिया में पानी जो है वो अंडरग्राउंड में जाता है। सॉक पिट्स, पॉन्ड्स, ह्यूमन मेड लेक्स एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड। कैसे हम उसको और अच्छे से रिचार्ज कर सकते हैं, हम बड़े बड़े गड्ढे बनाकर, पॉन्ड्स बनाकर, ह्यूमन मेड जो लेक्स होती हैं वो बनाकर, मतलब पानी को स्टोर करने के जो तरीके हैं उसको बनाकर, और बहुत सारे पेड़ अगर हम लगाएंगे उससे भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा। नाउ नेक्स्ट पेज पर है सरफेस वाटर, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर जो पानी है उसकी बात करेंगे। रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एट्सेट्रा आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन एडिशन टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के साथ साथ में पानी और कहाँ है, रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, जहाँ पे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। डू यू एवर वंडर हाउ रिवर्स फ्लो। क्या आपको कभी हैरानी होती है कि ये जो नदियाँ हैं ये कैसे बहती हैं। अ रिवर ओफन बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम अप इन द माउंटेन्स। एक नदी अपनी जर्नी शुरू करती है माउंटेन्स में से, एंड फ्लोज डाउन अक्रॉस द लैंड, और फिर नीचे ज़मीन पर बहती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी। अब तो ये कैसे होता है, चलो इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अ कप ऑफ मस्टर्ड सीड्स और एनी अदर स्मॉल सीड्स। कोई भी हम छोटे बीज ले सकते हैं, चाहे सरसों के दाने हो या कोई और हो, जो छोटे छोटे हों। न्यूज़पेपर हमें चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा, एक शीट लेंगे हम न्यूज़पेपर की और उसको क्रम्पल कर देंगे। क्रम्पल यानी कि हम अपने हाथ से जैसे गोल गोल उसका बनाते हैं ना रोल, ऐसे बना देंगे ताकि उसमें फोल्ड्स बन जाएं, ऐसे छोटे छोटे से कट्स बन जाएं, फोल्ड्स बन जाएं। फिर क्या करेंगे, एक और शीट लेंगे और उसको क्रम्पल्ड पेपर के ऊपर रख देंगे। अब देखो उसके ऊपर रखा तो वो जो फोल्ड्स नीचे थे वो फोल्ड्स थोड़े थोड़े हमें ऊपर भी दिख रहे हैं। देन प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप्स आर जेंटल। उसको इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि वो जो स्लोप्स है ना वो थोड़े हल्के हों, ऐसे एकदम गड्ढा भी ना हो और एकदम उभरे हुए हों, मतलब थोड़ा स्लोप्स ऐसे हों कि कोई भी चीज़ हम डालें तो वो फिसल जाए, कहने का ये मतलब है। नाउ स्लोली पोर द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द कप टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप। अब आपको क्या करना है, मस्टर्ड सीड्स लेने हैं और सबसे ऊपर वाले हिस्से में डालने हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सीड्स। अब आपको देखना है जो सीड्स हमने यहाँ पे डाले उनकी क्या मूवमेंट है। तो देखो कुछ जो सीड्स हैं उनकी अलग डायरेक्शन हो गई, कुछ एक ही मेन डायरेक्शन में निकल गए, कुछ कहीं पे जाके इकट्ठा हो गए। तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे। अब इसी ऑब्जर्वेशन पे हमें बताने हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो नीचे स्लाइड करने लग गई जहाँ भी उनको स्पेस मिला। तो आंसर लिखेंगे, मस्टर्ड सीड्स स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स वेर एवर दे गेट स्पेस। आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, या वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड हो गए। तो क्या वो स्प्रेड हो गए थे, वो कहाँ स्प्रेड हुए, वो एक वे फॉलो कर रहे थे, एक कर्वी वे कह सकते हैं, जिगजैग वे कह सकते हैं, जैसा भी उनको स्पेस मिला। तो इसका आंसर लिखेंगे, नो दे वर मूविंग इन अ कर्वी और जिगजैग वे स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस वेयर एवर दे गेट स्पेस, जहाँ जहाँ उनको जगह मिली। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज। क्या वो किन्हीं एरियाज में कलेक्ट हो गए। डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्स इन लेक्स रिवर्स एंड सो ऑन। जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है लेक्स में, रिवर्स में, क्या वो कुछ इस तरह से इकट्ठे हो गए। येस, दे गैदर्ड इन स्मॉल पिट्स और डिक्स वेयर दे डिड नॉट फाइंड स्पेस टू मूव फॉरवर्ड। जहाँ उनको आगे बढ़ने के लिए स्पेस नहीं मिला तो वो वहाँ पे गैदर्ड हो गए। दे गोट कलेक्टेड लाइक लेक्स। जैसे लेक्स इकट्ठी हो जाती हैं और पॉन्ड्स, और जो तालाब का पानी होता है, कुछ ऐसे ही वो भी किसी अलग अलग जगह पे अलग अलग गड्ढों में इकट्ठे हो गए। नाउ वाटर फ्लोज, वाटर बहता है, स्टॉप्स रुकता है, और कर्व्स और कर्व वे में चलता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ।
जैसे जैसे उसके रास्ते में जो लैंड है, धरती है, उसकी फॉर्मेशन होती जाती है। कहीं स्लोप होता है तो स्ट्रेट गिरता है, कहीं पे मान लीजिए रास्ता ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा है तो जिगजैग मूव करता है, कहीं पे आगे कुछ उभार आ गया ज़मीन पर तो वहाँ पे रुक जाएगा, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, जैसे पॉन्ड्स में होता है। तो वो अपनी जगह बनाता है जैसे जैसे उसको जगह मिलती जाती है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द लैंड। और जो उसका फ्लो होता है पानी का, जब रिवर बहती है ना तो एक फ्लो में बहती है वो, तो उसके फ्लो की वजह से धरती की शेप भी चेंज हो जाती है, यानी कि जो लैंड होती है। कैसे? जब वो माउंटेन्स पर के ऊपर से बहता है तो बार बार पानी बहने के कारण माउंटेन्स की जो रॉक्स हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक होने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। आपने देखा होगा रिवर्स में छोटे छोटे हमने पत्थर देखे होंगे, तो वो उन्हीं से होते हैं। फिर जब वो नीचे आती हैं तो कहीं जो मिट्टी होती है तो वो उस मिट्टी को भी अपने साथ बहा के ले जाती हैं, स्प्रेड कर देती हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा रिवर्स में मिट्टी भी बहुत होती है तो वो उसको फैला भी देती हैं आसपास, जहाँ से भी वो मूव करती हैं। तो वहाँ की जो लैंड है वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे रिवर फ्लो करती है, पानी फ्लो करता है, वो लैंड का जो शेप है वो भी चेंज होता जाता है। अब है डिस्कस करिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 6 विद मस्टर्ड सीड्स डिस्कस हाउ सम रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द अरेबियन सी वाइल सम फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए हमारी इंडिया में कितनी भी रिवर बहती हैं उनकी एक प्रॉपर डायरेक्शंस होती हैं, और डायरेक्शन होती है तो ये वो एट लास्ट कहाँ जाके गिरेगी? समुद्र में गिरेगी। तो कुछ जो रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में गिरेंगी, यानी कि लेफ्ट साइड में गिरेंगी, जिसको हम वेस्ट साइड बोलते हैं, और कुछ गिरेंगी ईस्ट साइड में, यानी कि बे ऑफ बंगाल की साइड में। तो ऐसा क्यों होता है? जैसा कि हमने बात की, जो पानी फ्लो करता है वो लैंड फॉर्मेशन, जो हमारी धरती की बनावट होती है उसके हिसाब से फ्लो करता है। तो अब वो किसी एक साइड जाके गिरेगा, इसका मतलब वहाँ पे कोई स्लोप होगा, कोई ढलान होगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे गिरा होगा। तो आंसर होगा Some rivers flow towards Bay of Bengal due to eastward slope of Deccan Plateau. ईस्ट साइड में एक डेक्कन प्लेटू है, एक दक्षिण का पठार है जो नीचे की ओर धंसा हुआ है, और उसी ढलान की वजह से कुछ रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, या कहीं अधिकतर नदियां गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। 2 या 3 नदियां ही ऐसी हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, और इसका रीज़न है कि वो एक ऐसी जगह से होती हुई जाती है जहाँ पे स्लोप है, जिसको हम वेस्टर्न स्लोप कहते हैं। तो सिमिलरली रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स अरेबियन सी ड्यू टू वेस्टर्न स्लोप। जो स्लोप होता है, ढलान होता है, उसी के हिसाब से रिवर्स मूव करती हैं। आगे आपको एक जीके क्वेश्चन दिया है, डू यू नो, क्या आपको पता है, द लूनी रिवर originating in the Aravalli range in Rajasthan is the only major Indian river that does not drain into the sea। अब देखो हमने बात की कि नदियाँ एट लास्ट कहाँ जाके गिरेंगी? समुद्र में। लेकिन ल्यूनी रिवर जो कि अरावली की पहाड़ियों, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, वो एकमात्र ऐसी नदी है इंडिया की जो किसी भी समुद्र में नहीं गिरती है। तो अब वो कहाँ जाएगी? कहीं तो उसको रुकना पड़ेगा। इट एंड्स अप इन द मार्शी लैंड्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण एक जगह है, कच्छ के रण एक बड़े बड़े से जो मैदान है वो वहाँ पे जाके ही रुक जाती है, फैल जाती है, जिससे वहाँ की जो धरती है वो मार्शी हो जाती है, दलदली हो जाती है, क्योंकि वो पानी वहीं पे रुक जाता है, ठहर जाता है। लेकिन वो समुद्र में नहीं गिर पाता क्योंकि वो थोड़ी सी ढलान अंदर की तरफ होती है, जिससे वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और गुजरात के कच्छ के रण में ही फैल जाती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है गुजरात के कच्छ के रण, ये प्लेस है जहाँ पे वो स्प्रेड हो जाती है वहीं पे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हमने किया पार्ट 1, इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे, वाटर साइकिल देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग।